हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम जानची को देखते हैं जो बता रही होती है कि 5 साल पहले वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर आई थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने अपनी मिस्ट्रेस के साथ मिलकर जानची पर चीट किया। साथ ही हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उसका हस्बैंड लूमिंग अपनी मिस्ट्रेस को किस कर रहा होता है और जानची कार के सामने खड़ी ये सब देख रही थी। जानची बताती है कि उस दिन के बाद से वो दोनों बगैर किसी ट्रेस के मिसिंग है। जानची ने लूमिंग को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसने ब्लैक मार्केट से भी इन्वेस्टिगेटर को हायर किया, लेकिन जो फोन उसने लूमिंग के क्लू से कनेक्ट किया था वो कभी भी रिंग नहीं हुआ। और फिर एक दिन जानची को उस फोन पर मैसेज रिसीव होता है। जानची ने चेक किया तो ऊपर लिखा हुआ था कि वो बहुत जल्द उसे देख लेगी और फिर साथ ही एक नंबर लिखा होता है जिस पर 31 लिखा था। और जानची हैरान हो गई कि इस बात का क्या मतलब। उसने दोबारा से उस नंबर पर कॉल करनी चाहिए पर कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता। तभी जानची को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और उसे बताया गया कि कोकोनट आइलैंड पर एक्सीडेंट हो गया है जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं। पुलिस को लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, इसलिए जानची को वहां पर आना होगा। जानची एक फोरेंसिक डॉक्टर थी, इसलिए वो रेडी होकर हॉस्पिटल जाने लगी। और उसके जाने के बाद एक न्यूज सुनने को मिलती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि आजकल सिटी में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा हाई होगी और जिन लोगों की बॉडी मैग्नेटिक फील्ड को लेकर सेंसिटिव है वो इस तरह की जगहों को अवॉइड करें। जानची जैसे ही रूम में एंटर हुई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि इस डिसीज की आइडेंटिटी के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया। वो बेड नंबर बिल्कुल वैसा ही था जैसा जानची को उस पिक्चर में दिखाई दिया। जानची ने एक टूल उठाया, जैसे ही डेड बॉडी के ऊपर से कवर हटाया तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि उसके सामने लूमिंग था। जानची ये देखकर रोने लगी और जैसे ही लूमिंग को टच करना चाहा तो लूमिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और जानची के हाथ में पकड़े टूल की वजह से उसके हाथ पर कट लग जाता है। जानची डॉक्टर से कहने लगी, क्या वो लोग पर्सन के डेड होने से पहले ही उसे वहां पर ले आए थे? डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर डेड बॉडी की तरफ देखा और उसे अपने सामने डेड बॉडी ही नजर आई। जबकि जानची ने फिर से देखा तो वो सोचती है कि शायद उसे वहम हुआ होगा। वो आजकल कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन लूमिंग की सोल उस बॉडी में से बाहर आ जाती है। जानची उसे देख पा रही थी पर वो उसे अपनी हेलुसिनेशन समझती रही। लूमिंग के सोल ने सोचा कि वो बहुत बुरी तरह से मरा है, अगली बार वो बहुत अच्छे से मरेगा। और फिर वो उस डॉक्टर के पास जाकर चेक करने की कोशिश करता है कि क्या वो भी उसे देख सकता है, पर सिर्फ जानची ही उसे देख पा रही होती है। जानची ने उसे बार बार इग्नोर करने की कोशिश की और वो डॉक्टर वहां से चला गया। जानची ने पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया और ऑर्गन्स देखकर उसे रियलाइज हुआ कि उस पर्सन की एज 21 ईयर्स हो सकती है, जबकि लूमिंग की एज तो अब 29 ईयर होनी चाहिए। इसका मतलब कि वो लूमिंग नहीं है। उस बॉडी के ऑर्गन्स भी बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि लूमिंग के लंग्स में प्रॉब्लम थी इसलिए उसकी सर्जरी हुई थी। लूमिंग की सोल बार बार जानची से बात करने की कोशिश कर रही होती है पर जानची अपना वहम समझकर इग्नोर करती रही। तो लूमिंग की सोल ने उसका हाथ पकड़ लिया। जानची शॉक हो जाती है कि ये उसका वहम नहीं है क्योंकि वो उसे टच भी कर सकता है। जानची जल्दी से उस सोल को डराने की कोशिश करती है और उसे पूछने लगी कि वो कौन है। तो सामने खड़ी हुई सोल ने उसे बताया कि वो खुद भी नहीं जानता वो कौन है। अपने नाम के अलावा उसे कोई मेमोरी भी याद नहीं है। उसने जानची को बताया कि उसका नाम चौफन है और जब जानची ने उसे वहां होने की रीजन पूछी तो वो कहता है कि शायद उसकी कोई अनफुलफिल्ड विश है जो बाकी रह गई है और अपने रिग्रेट की वजह से उसके नर्व सेल्स अभी भी जिंदा हैं। वो जानची से अपनी हेल्प करने को कहता है पर जानची को लगा कि ये सब उसने स्टोरी बनाई है और वहां से जाने लगी। फोन ने उसे बताया कि वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ 7 दिन तक रहेगी और अगर 7 दिन तक उसकी विश पूरी ना हुई तो वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। जानची को बताता है कि वो उसे देख पा रही है, शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी बॉडी भी मैग्नेटिक फील्ड को लेकर सेंसिटिव है। वो जानची के पास जाकर कहता है कि जानची उसे अपने साथ रख ले, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। जानची को उसकी बात मजाक लगी और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, पर चौपन ने सोचा कि उसे वहाँ पर रुकना ही होगा। फिर उसने अपनी पावर को यूज किया और जानची जो हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी, बहुत सारी सोल्स उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जानची ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई और वापस भागने की कोशिश की तो सामने से चौफन आ गया जिसने उन सोल्स पर गुस्सा किया तो वो वहां से गायब हो जाती हैं। जानची ने जल्दी से चौफन से पूछा कि क्या वो उसे फॉलो करती रहेगी। चौफन ने कहा कि वो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो जानची उसे पूछती है कि वो 7 दिन बाद डिसअपियर हो जाएंगी ना, पर चौफन ने उसे बताया कि इस बारे में भी उसे कुछ कंफर्म नहीं है। जानची को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया तो चौफन ने कहा कि क्या वो रिग्रेट कर रही है। जानची ने उसे क्वेश्चन किया कि वो जानची को ही क्यों चूज करना चाहता है। तो चौफन ने बताया कि जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने जानची को देखा और सिर्फ जानची ही उसे देख सकती है। वो उसके इमोशंस और वार्मथ को फील कर सकता है। उसकी बातें बिल्कुल लूमिंग जैसी थी, इसलिए जानची को लूमिंग याद आ जाता है जब उसने जानची को प्रपोज किया था। जानची बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि क्या बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले 2 लोग भी हो सकते हैं और उसे लगता है कि लूमिंग को ढूंढने का उसके पास से ही एक चांस है और वो चौफन को अपने साथ चलने का कहती है। चौफन बहुत ज्यादा खुश हो गया। जानची उसके साथ घर पहुंची तो चौफन पूछता है कि क्या वो हमेशा अकेले ही रहती है। जानची ने हाँ कहा तो चौफन पूछता
है कि अब वो कहाँ जा रही है। जांची ने बताया कि वो कुकिंग करने के लिए जा रही हैं और चौफन से पूछा कि क्या वो अभी भी खाना खा सकता है। चौफन ने कहा कि उसे खुद भी नहीं पता क्योंकि उसका भी ये पहला एक्सपीरियंस है। जांची किचन की तरफ चली गई तो चौफन ने उसका घर देखा और कहा कि उसका घर बहुत ही ज्यादा मैसी है। उसको टेबल पर पड़ी हुई एक पिक्चर नजर आई तो वो पिक्चर देखने के लिए चला जाता है, पर इससे पहले कि वो लूमिंग और जांची की पिक्चर देख पाता, जांची ने वो पिक्चर उसके हाथ से ले ली और गुस्सा किया कि अगर दोबारा उसने जांची की चीजों को टच करने की कोशिश की तो वो उसे वापस फ्रीजर में भेज देगी। ये सुनकर वो जल्दी से जांची को बताता है कि वो टमाटो नूडल्स खाना चाहता है। जांची काफी ज्यादा हैरान हुई क्योंकि लूमिंग को भी उसके हाथ के वही नूडल्स पसंद थे। चौफन के लिए कुकिंग करती है और चौफन मजे से अपने नूडल्स एंजॉय करने लगा और जांची ने उसे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया। चौफन कहता है कि उसे इस तरह के एग्रीमेंट के बारे में पता है, उसने टीवी में देखा था। इसके अकॉर्डिंग जब एक लड़का और लड़की एक साथ एक अपार्टमेंट में रहते हैं तो वो बेड शेयर नहीं कर सकते, ना ही वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं और पार्टी ए पार्टी बी के लिए कोई भी इल इंटेंशंस नहीं रख सकती। पर जांची ने उसे बताया कि वैसा एग्रीमेंट नहीं है। चौफन के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की लाइफ में रिग्रेट रह जाए तो उन्हें वॉन्डरर कहा जाता है और वो 7 दिन तक वहीं रहते हैं। चौफन ने हाँ कहा और जांची उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी, पर चौफन ने बताया कि अभी उसे कोई भी मेमोरी याद नहीं है तो जांची को बहुत सारे वॉन्डरर्स की हेल्प करनी होगी। उनकी विशेष पूरी होने की वजह से चौफन की मेमोरी वापस आ सकती है। जांची ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहा और पेन लेने के लिए जाने लगी, पर चौफन ने उसे रोक लिया। फिर अपनी फिंगर से उसके लिप को टच करता है और उसके साथ पिंकी प्रॉमिस कर लिया। जांची बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे लूमिंग याद आया। जब उसने लूमिंग के लिए नूडल्स बनाए थे तो लूमिंग ने कहा था कि वो बहुत ही टेस्टी हैं और जांची से कहने लगा कि फ्यूचर में वो हमेशा उसके लिए ऐसे ही नूडल्स बनाए। जांची बोले कि ये तो फ्यूचर पर डिपेंड करता है और लूमिंग ने उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही प्रॉमिस किया था। और जांची ने चौफन से पूछा कि वो लोग वॉन्डरर्स को कहाँ पर ढूंढ सकते हैं, पर चौफन ने बताया कि उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वॉन्डरर्स खुद ही उनके पास आ जाएंगे और तभी वहाँ की लाइट्स बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। जांची बहुत ज्यादा घबरा गई और उसे किसी एक्सीडेंट के कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगे। चौफन ये देखकर जल्दी से उसके पास गया और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, तभी एक कैट उनके सामने आ गई। जांची उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और चौफन ने बताया कि उसकी सोल स्टेबल नहीं, इसलिए वो किसी भी फॉर्म में उनके सामने आ सकती है। फिर उस कैट ने जांची से पूछा कि क्या वो उसकी हेल्प करेगी और जांची बहुत ज्यादा हैरान हुई कि एक कैट उसे बात कर सकती है। फिर उस कैट ने जांची को बताया कि उसका नेम शिंगलो है। वो एक स्टूडेंट थी लेकिन उसे एक पर्सन से प्यार है जिसका नेम जिया है। और हम लोग बहुत सारे फ्लैशबैक्स देखते हैं जिसमें शिंगलो छुपकर जिया को देख रही होती है जब वो फर्स्ट टाइम जिया के सामने गई थी। और फिर शिंगलो ने जांची को बताया कि भले ही जिया उसे लाइक नहीं करता पर डिसअपीयर होने से पहले वो लास्ट टाइम जिया को देखना चाहती हैं। जांची ने पूछा कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा तो चौफन उसे बताता है कि अगर दोनों पार्टीज फीलिंग हो तो वो जांची की आइज के जरिए एक दूसरे को देख सकती हैं। जांची को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा आसान होगा, पर चौफन को पता था कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला और अगले सीन में वो जिया को ढूंढने के लिए जाते हैं। पर ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जिया को घेरे खड़ी थी और उसे परसू करने की कोशिश कर रही होती हैं। जिया उनसे बचने की कोशिश कर रहा था और वो उसे लव लेटर्स दे रही होती हैं। चौफन को समझ आ गई कि शिंगलो जिया को लाइक क्यों करती है, लेकिन उसे शक होने लगा कि जिया को तो शिंगलो के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। जांची को लगा कि फिर उन्हें ट्राई नहीं करना चाहिए और वो दूसरा क्लाइंट ढूंढने के लिए वहां से जाने लगी, पर चौफन ने उसे रोक लिया क्योंकि वो शिंगलो की विश पूरी करना चाहता था। जांची ने कहा कि फर्स्ट लव कभी भी स्वीट नहीं होता। चौफन ने उसे समझाने की कोशिश की कि क्या उसने कभी प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किया। उसकी बात सुनकर जांची को लूमिंग याद आ जाता है, पर वो चौफन से कहती है कि अगर लव वन साइडेड हो तो उसका कोई फायदा नहीं। तो चौफन जांची के साथ बेट लगाता है कि जिया मान जाएगा। अगर वो हार गया तो जांची दूसरा क्लाइंट ढूंढने के लिए जा सकती है और अगर वो जीत गया तो फिर जांची उसे खुद को चेस करने देगी। भले ही उसे अपनी मेमोरीज याद नहीं, पर जब उसने फर्स्ट टाइम जांची को देखा तो वो उसे बहुत ही अलग लगी और उसे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जांची ने उसकी बात सुनकर कहा कि वो जरूर हार जाएगा और फिर जिया के पास चली जाती है। उसने जिया को अपना कार्ड दिया और कहा कि क्या वो उससे बात कर सकती है। जिया ने उसका कार्ड देखा और जल्दी से उसका कार्ड ले लिया और फिर जांची उसे कॉफी पीने के लिए अपने साथ ले गई। जिया जो कुछ देर पहले सारी लड़कियों को इग्नोर कर रहा था, जब उसने जांची का कार्ड एक्सेप्ट कर लिया तो ये देखकर चौफन जेलस हो जाता है। अब वो कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। जांची ने अपोलोजाइज किया कि वो सारी लड़कियों के बीच में से जिया को लेकर वहां पर आ गई और फिर जिया से बात करने लगी कि क्या उसकी लाइफ में कोई रिग्रेट है या फिर कोई लड़की जिसे वो लाइक करता है। जिया ने कहा कि ऐसा कोई पर्सन नहीं और जांची को शिंगलो के लिए बुरा लगा क्योंकि उसका लव कंप्लीट नहीं हो सकता था। जांची ने जिया से पूछा कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है। जिया बताने लगा तो चौफन को लगता है कि उसे जांची पसंद आ गई है और अब वो कन्फेस करने वाला है, इसलिए उसने जांची का हाथ पकड़कर जिया के ऊपर कॉफी गिरा दी। जांची को चौफन पर गुस्सा आया और वो जल्दी से जिया से अपोलोजाइज करती है और फिर जिया ने उसे बताया कि उसे जांची का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए
जाएंगे। ये सुनकर तो चौफन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद जांची बाहर आई तो चौफन जेलस होकर पूछता है कि क्या उसने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया। चौफन के पास अभी तक उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। जांची ने कहा कि वो सारा दिन तो उसके साथ ही चिपका रहता है, तो उसे कॉन्टेक्ट नंबर की क्या जरूरत। जांची ने चौफन से कहा कि वो जीत गई है। जिया ऐसा लड़का है जिसे बहुत सारी लड़कियां लाइक करती हैं, तो शायद वो शिंगलो को जानता भी ना हो, और शिंगलो जैसी ऑर्डिनरी लड़की की शायद उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। शिंगलो वहाँ पर ही थी और ये बातें सुन लेती है। उसने जांची से कहा कि शायद वो ठीक बोल रही है, जिया को लाइक करना उसका बिजनेस है। जब उसने वॉन्डर बनने का सोचा था तभी अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया था। तो हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जिया अकेला बैठा रो रहा होता है। शिंगलो ने उसके पास जाकर हैंड्रीज रख दी और साथ ही एक नोट रख देती है जिसमें लिखा होता है कि म्यूजिक से उसका मूड ठीक हो जाएगा। शिंगलो जांची को बताती है कि जिया को किसी के सामने रोना पसंद नहीं था, इसलिए वो चुपकर उसके साथ रहती थी। शिंगलो ने जांची को थैंक्स कहा और जांची को उसके लिए बहुत बुरा फील हुआ। चौफन जांची को बताता है कि अगर 7 दिन के अंदर शिंगलो की विश पूरी ना हुई तो वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। जांची कुछ कहने लगी पर तभी वहाँ पर जिया आ जाता है। वो अब शिंगलो को देख सकता था। जांची ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हुई क्योंकि चौफन ने तो कहा था कि जब तक दोनों पार्टीज विलिंग नहीं होंगी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और फिर हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब जांची ने जिया को अपना कार्ड दिया और उसने देखा कि जांची एक फोरेंसिक डॉक्टर है, तो उसे लगा कि उसे शिंगलो के बारे में जरूर कुछ पता होगा। और जब वो कॉफी शॉप में बैठे थे उसने जांची का कॉन्टेक्ट नंबर मांगा और उसे बताता है कि जिस पर्सन को वो लाइक करता है वो अचानक डिसअपियर हो गया है। उसने जब देखा कि जांची फोरेंसिक डॉक्टर है तो उसे लगा कि जांची से उसे उसके बारे में कुछ पता लग जाएगा। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और जांची को एहसास हुआ कि जिया भी शिंगलो को लाइक करता है। चौफन ने कहा कि कुछ पर्सन भले ही ऑर्डिनरी हो, लेकिन जो पर्सन उसे लाइक करता है उसकी नजरों में वो हमेशा शाइन करेंगे। शिंगलो अब जिया के साथ बैठी होती है और खुद से कहने लगी कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी जिया के साथ ऐसे भी बैठ पाएगी। उसे फ्लैशबैक याद आया और उसे तो हमेशा लगता था कि सिर्फ वही जिया को एडमायर करती है, लेकिन जिया उसकी तरफ देखकर सोचता है कि काश ये टाइम यहीं पर रुक जाए, और उसे भी फ्लैशबैक याद आने लगे। उस दिन जब म्यूजिक सुनकर वो वहाँ से जाने लगा तो उसने देखा कि शिंगलो वहीं पर सो रही है और वो समझ गया कि उसे हैंडफ्रीज शिंगलो ने ही दी है। इसके बाद से उसने शिंगलो को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और जिया ने शिंगलो को किस की और इसी के साथ शिंगलो की सोल वहाँ से गायब हो जाती है। अब चौफन जांची के साथ कार में बैठा हुआ था और उसे कहता है कि वो बेट जीत गया है और वो जांची को परसू करना चाहता था, पर जांची ने मना कर दिया। तो वो काफी ज्यादा सैड होता है और जांची से पूछा क्या उसे प्यार या पहली नजर के प्यार पर यकीन नहीं। उसकी बात सुनकर जांची को फ्लैशबैक याद आया जब कॉलेज में एक लड़के ने उसे प्रपोज करने की कोशिश की और आसपास खड़े स्टूडेंट्स जांची को फोर्स कर रहे होते हैं कि उसे हाँ बोल देनी चाहिए। तभी लूमिंग वहाँ पर आ गया जिसने उस लड़के की तरफ फ्लावर बढ़ाते हुए कहा कि उसे उस लड़के से प्यार हो गया है। वो लड़का लूमिंग से बोला कि क्या वो पागल है, तो लूमिंग ने कहा क्यों, क्या उसे पहली नजर के प्यार पर यकीन नहीं। तो वो गुस्से में वहाँ से चला गया और जांची लूमिंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और जांची ने चौफन को बताया कि उसे चौफन की शक्ल पसंद नहीं है। चौफन हैरान हुआ कि वो तो काफी हैंडसम है, फिर ऐसा क्यों। उसने जांची की तरफ देखा और सोचा कि जांची उसे डिसलाइक करती है। ये बात जानकर वो इतना सैड क्यों हो गया। वो जांची से रीजन पूछता है और जांची ने उसे बताया कि वो उससे भी ज्यादा ये बात जानना चाहती है कि आखिर वो कौन है। वो आर्ग्यू कर ही रहे होते हैं तभी एक और वॉन्डर सोल उनके पास आकर बैठ गई। जांची उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, तो मिंगथियन डोर साइड पर जाकर खड़ी हो गई और जांची से पूछा कि क्या वो इतनी बुरी दिखती है। तो जांची को बताते हैं कि वो खुली आंखों के साथ ही मर गई थी और उसने जांची को अपने रिग्रेट के बारे में बताना चाहा कि उसने लाइफ में कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं किया। जांची को उसकी बात समझ में नहीं आ रही होती, तो चौफन उसकी हेल्प करता है और बताता है कि उसकी बात का मतलब है उसने कभी किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड नहीं की। ये सुनकर जांची बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आई कि ये विश कैसे पूरी हो पाएगी। तो मंगथियन ने उसे बताया कि उसके पास एक आइडिया है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जांची एक क्लब चली गई। सामने से आते एक लड़के को रोक लेती है जिसके हाथ में वाइन के ग्लास थे और उससे पूछा कि क्या वहाँ पर सब उसके जितने ही हैंडसम हैं। उसने हाँ कहा तो जांची ने कहा कि वो सबको बता दे, आज मंगथियन उनको ट्रीट देने वाली है। और फिर वो मजे से जाकर एक सोफे पर बैठ गई और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब जांची ने मंगथियन से पूछा कि उसकी हेल्प कैसे हो सकती है, तो मंगथियन के सोल जांची की बॉडी में एंटर हो गई। फिर में बहुत सारे मेल मॉडल्स मंगथियन के सामने आ जाते हैं। मंगथियन को वो सब बहुत पसंद आए और वो उनमें से सेलेक्ट कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर चौफन आ गया और मंगथियन पर गुस्सा करने लगा। मंगथियन ने चौफन से कहा कि उसे पता है वो जांची को लाइक करता है तो वो उसकी हेल्प कर देगी, इस तरह उन दोनों के ही प्रॉफिट हो जाएगा। क्या वो ऐसा नहीं चाहता। उसने ये बोलकर चौफन को किस करनी चाहिए पर वो जल्दी से पीछे हट गया। तो मंगथियन ने कहा कि फिर वो किसी और को चूज कर लेगी और बाकी के मेल मॉडल्स को देखने लगी। चौफन ने गुस्से से उसे अपनी तरफ खींच लिया तो मेल मॉडल्स ये समझकर भाग गए कि वहाँ पर कोई गोस्ट है। जांची मंगथियन पर गुस्सा करने लगा कि वो जांची की बॉडी को छोड़ दे, पर मंगथियन इस बात के लिए रेडी नहीं थी। उसे हर हाल में अपनी विश पूरी करनी थी और वो चौफन से कहती है कि वो भी तो यही चाहता है।
चौफन ने गुस्से से कहा कि अगर उसे मैन ढूंढने का इतना ही शौक है तो वो उसकी हेल्प कर देगा। ये बोलकर उसने जोर से जांची को सोफे पर धक्का दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। फिर वो जांची को घर ले आता है, पर जांची बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी और बार बार चौफन को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तो चौफन ने जांची से कहा कि वो ऐसे प्रिटेंड करे कि चौफन सिख है और फिर वो जांची को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जब जांची उठी तो अपने साथ चौफन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई। चौफन ने उसे पूछा कि क्या वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी और उसके बाद सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर साइड पर खड़ी हुई मंगतियन कब से उन दोनों का शो देख रही थी। उसे चौफन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जांची को समझ नहीं आई कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, तो चौफन ने कहा कि वो मंगतियन से ही पूछ ले। अभी जब जांची को पता चला कि कल मंगतियन उसकी बॉडी में एंटर होकर उसे क्लब ले गई थी, तो उसने गुस्से में चौफन की तरफ देखा और उसे पूछने लगी कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वो सोल्स उसकी बॉडी में भी एंटर हो सकती हैं। चौफन ने कहा कि इससे पहले उसे खुद भी पता नहीं था, लेकिन अगर वो जांची को ना बताता तो कल मंगतियन उसका फायदा उठाकर उस मेल मॉडल के साथ नाइट स्पेंड कर लेती। उसके बाद सुनकर मंगतियन को भी गुस्सा आ गया। वह जांची को बताने लगी कि उसे नहीं पता चौफन उसे कितने अग्रेसिवली कल वापस लेकर आया था। ऐसे में खड़ा हो गया और वो दोनों ही जल्दी से अपनी आइज को कवर कर लेती हैं। चौफन ने उनको बताया कि वो ऑनेस्टली अपने लव को परस्यू कर रहा है और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब कल जोर से चौफन ने जांची को सोफे पर धक्का दिया। मंगतियन की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ गई थी। फिर वो जांची को वापस लेकर आया और उसके किस करने से पहले ही जांची ने वॉमिट कर दी, तो चौफन को अपनी शर्ट उतारनी पड़ी। और फिर वो जांची की तरफ देखकर सोचता है कि अगर वो अपनी ड्रिंक को होल्ड नहीं कर सकती तो उसे इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी। जांची ने उसे बताया कि वो फर्स्ट टाइम क्लब गई है, वो काफी अमेजिंग है ना। चौफन उसके बात सुनकर हैरान रह गया और बोला कि हाँ वो सच में बहुत ही अमेजिंग है। तो जांची बोली कि उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। चौफन से कहा कि वो वही करे जैसे वो पहले करता था और चौफन को अपने फोरहेड पर किस करने को कहती है, जबकि चौफन उसकी बात सुनकर काफी कंफ्यूज हो गया। चौफन ने उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया पर जांची उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेती है। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और जांची ने देखा कि आज उसके रूम की विंडो ओपन है और वो दिल में सोचती है कि पिछले 5 सालों में उसने कभी वो कर्टन साइड पर नहीं किए और आज उसे एहसास हो रहा है कि किसी पर्सन का आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना इतना भी बुरा नहीं। फिर उसने चौफन से कहा कि जो शर्ट उसने गंदी कर दी वो वॉश करके उसे वापस कर देगी, पर चौफन कहता है कि उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। इसके बाद मंगतियन जांची को इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। अगर उसकी विश 7 दिन से पहले कंप्लीट ना हुई तो वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। क्या जांची उसे इस तरह से डिसअपियर होता हुआ देख सकती है? जांची को उसके लिए बुरा लगा, लेकिन वो उसकी ये विश पूरी नहीं कर सकती थी। मंगतियन प्रॉमिस करती है कि वो अपनी विश को चेंज कर लेगी और अब किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए नहीं जाएगी। मंगतियन की बात सुनकर जांची हाँ बोल देती है। ये सुनकर चौफन ने जल्दी से ना बोलना चाहा, पर मंगतियन ने चौफन को बेहोश कर दिया और जांची की बॉडी में एंटर हो जाती है और दोबारा से क्लब चली गई। स्टेज पर जाकर वो अनाउंस करने लगी कि आज वो सबको ट्रीट देगी, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो खुद किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए नहीं जा सकती, लेकिन किसी मेल मॉडल को सेड्यूस तो कर सकती है जो आकर उसके साथ नाइट स्पेंड करे। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर चौफन आ गया। उसे देखकर मंगतियन ने भागना स्टार्ट कर दिया और सामने से आते हुए शाओ के साथ टकरा जाती है और भी उससे दोबारा मिलकर काफी हैरान हुआ। मंगतियन ने जब देखा कि चौफन उसके पीछे आ रहा है तो वो जल्दी से शाओ का हाथ पकड़कर छुप गई और उसने शाओ को बताया कि वो उसका पीछा कर रहा है, पर ऐसा करते हुए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो शाओ के काफी क्लोज हो गई है। पर थोड़ी देर में चौफन वहाँ पर भी आ गया तो मंगतियन वहाँ से भी शाओ का हाथ पकड़कर भाग गई। वो लोग भागते हुए एक शॉपिंग मॉल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उस शॉप में मंगतियन को एक वेडिंग ड्रेस नजर आया और वो शाओ को बताने लगी कि उसने अपनी लाइफ में कभी भी वेडिंग ड्रेस ट्राई नहीं किया और वो शाओ के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है। ड्रेस पहनने के बाद उसने शाओ से पूछा कि क्या वो प्यारी लग रही है, तो शाओ ने बताया कि हाँ वो बहुत प्यारी लग रही है। और मंगतियन को फ्लैशबैक याद आया जब उसके फियांसे के सामने वो वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, पर वो उसे इग्नोर करके चला गया। अब जब शाओ ने कहा कि वो बहुत ही प्यारी है तो मंगतियन ने उसे पूछा कि क्या वो उसे लाइक करता है। शाओ ने ये बात सुनकर उसके फेस को टच किया, लेकिन वो जल्दी से बोला उसके फेशियल फीचर्स बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा उसने सोचा। मंगतियन उसके बात सुनकर कंफ्यूज हो गई और जल्दी से शाओ के ग्लासेस उतार देती है और उसे पता चला कि शाओ देख नहीं सकता और उसे गुस्सा आ गया कि शाओ ने उसे झूठ बोला कि वो प्यारी है। शाओ ने उसे बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो अंधा है पर वो मंगतियन को देख सकता है, मंगतियन की ट्रू सेल्फ को। उस दिन जब फर्स्ट टाइम मंगतियन उसे टकराई तो उसे एहसास हुआ कि मंगतियन की सोल उसके सोल के साथ अटैच हो गई है, तब से ही वो मंगतियन को देख सकता है। मंगतियन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसकी सोल जांची की बॉडी से बाहर आ जाती है और अब जांची उन दोनों को किस करता हुआ देख रही होती है। मंगतियन ने शाओ को बताया कि अब उसे वहाँ से जाना होगा। शाओ हैरान होकर जल्दी से पूछता है कि वो कहाँ जाने की बात कर रही है, तो मंगतियन ने बताया कि ये एक सीक्रेट है। तो शाओ ने पूछा क्या वो दोबारा उससे मिलने के लिए आएगी, तो मंगतियन ने कहा वो जरूर मिलेंगे। जांची काफी हैरान हुई कि मंगतियन की विश तो अभी पूरी नहीं हुई, फिर वो डिसअपियर कैसे होने वाली है। तो चौफन ने आकर बताया कि शायद उसकी विश ट्रू लव को एक्सपीरियंस करना था। आने से पहले मंगतियन ने शाओ से एक बार फिर पूछा कि क्या वो प्यारी है और शाओ ने कहा कि वो बहुत प्यारी है।
और जांगची को फ्लैशबैक याद आता है जब वो लुमिंग के साथ अपने वेडिंग ड्रेसेस को ट्राई कर रही थी। लुमिंग ने जांगची की मदर मिसेस सू को कॉल की और वो जांगची को वेडिंग ड्रेस में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और लुमिंग को वार्न किया कि उसे जांगची का अच्छे से ख्याल रखना होगा। लुमिंग ने उनसे प्रॉमिस कर लिया और फिर जांगची से कहता है कि उसे पता था मिसेस सू उसे वेडिंग ड्रेस में जरूर देखना चाहेगी क्योंकि वो पहले मिसेस सू की प्रिंसेस है और फिर लुमिंग की। और जांगची लुमिंग को हग कर लेती है। फ्लैशबैक एंड हो गया और चौफन ने जांगची को वेडिंग ड्रेस में देखकर कहा कि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। जांगची ने उसे पूछा कि वो उसे लाइक क्यों करता है। चौफन ने कहा कि उसे लगता है जांगची महसूस कर सकती है कि वो उसे प्यार करता है। जांगची को लुमिंग याद आने लगा क्योंकि चौफन बिल्कुल उसकी तरह बात कर रहा था और वो गुस्से में चौफन को पीछे हटने का कहती है। नेक्स्ट डे वो अपने घर से बाहर आई तो चौफन उसके पीछे आकर पूछने लगा कि कल उसे गुस्सा क्यों आ गया था। वो अभी भी इस बात पर कंफ्यूज होता है। जांगची के पास कोई भी आंसर नहीं था। तभी बारिश स्टार्ट हो गई तो चौफन ने जल्दी से अपनी जैकेट उतारकर खुद को और जांगची को कवर कर लिया। जांगची को उसे देखकर फ्लैशबैक याद आया जब वो ड्रंक थी तो उसने चौफन को किस कर दी थी। उसे समझ नहीं आई कि आखिर उसे हो क्या रहा है। क्या उसे सच में चौफन से प्यार हो गया है। चौफन ने उसे कहा कि वो सच में उसे डिसलाइक नहीं करती है ना। इससे पहले कि जांगची कुछ कहती एक और वंडर सोल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मिस्टर चाओ को अपने सामने देखकर जांगची डर गई क्योंकि मिस्टर चाओ की आईज बहुत ज्यादा रेड थी। जांगची ने चौफन से इसकी रीजन पूछी तो वो बताता है कि उसके दिल में बहुत ज्यादा हेटरेड है। मिस्टर चाओ उनका न्यू क्लाइंट था जिसने बताया कि उसकी वाइफ ने उस पर चीट किया है। साथ ही फ्लैशबैक स्टार्ट हो गया और मिस्टर चाओ बताने लगे कि उस दिन उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। वो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर आए और वो दोनों कॉन्सर्ट देखने के लिए जाने वाले थे लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया। और फिर अगले फ्लैशबैक में डॉक्टर मिसेस चाओ को बता रही होती है कि मिस्टर चाओ का उठ पाना नामुमकिन है इसलिए उनको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए और मिसेस चाओ ने अपने लवर को कॉल करके घर पर बुला लिया। मिस्टर चाओ बताते हैं कि भले ही वो अनकॉन्शियस थे लेकिन ये सब फील कर सकते थे। जांगची ने जब पूछा कि अब वो क्या चाहते हैं तो मिस्टर चाओ ने कहा कि वो अपनी वाइफ को जान से मारना चाहते हैं। जांगची ने कहा कि ये इमोरल है और वो किसी का मर्डर नहीं करेगी। मिस्टर चाओ गुस्से से बोले कि अगर वो नहीं करना चाहते तो फिर मिस्टर चाओ खुद ही कर लेंगे और वहाँ से गायब हो गए। जांगची ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। चौफन ने कहा कि उन्हें मिस्टर चाओ से पहले मिसेस चाओ को ढूंढना होगा। जांगची ने जल्दी से हॉस्पिटल में कॉल की और मिस्टर चाओ की सारी इन्फॉर्मेशन मांग लेती है। फिर वो मिसेस चाओ से मिलने के लिए जाते हैं पर जब उन्होंने देखा कि मिसेस चाओ सच में अपने लवर के साथ हैं तो जांगची को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब वो मिसेस चाओ की हेल्प नहीं करना चाहती थी और वहाँ से जाने लगी। पर चौफन ने जब कुछ देखा तो वो जल्दी से उसको रोक लेता है। जांगची भी ये देखकर शॉक हो गई कि मिसेस चाओ के साथ कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चाओ ही हैं। वो शॉक हो गए कि वो पर्सन जिंदा कैसे हो सकता है। फिर वो मिसेस चाओ से मिलने के लिए जाते हैं। जांगची अब मिस्टर और मिसेस चाओ के सामने बैठी थी। जांगची ने बताया कि वो एक फोरेंसिक डॉक्टर है और मिस्टर चाओ को जानती है। पहले वो दोनों थोड़ा हैरान हुए और फिर मिस्टर चाओ कहते हैं कि वो जरूर कुछ मंथ पहले मेडिकल समिट पर उनसे मिली होगी। जांगची बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और उसने चौफन से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर चाओ वापस जिंदा हो गए। पर चौफन बताता है कि कर्मा में एंटर होकर वापस जाना नामुमकिन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेड पर्सन जिंदा नहीं हो सकता। जांगची और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि फिर ये सब क्या हो रहा है। फिर वो मिस्टर एंड मिसेस चाओ से बोले कि उसे याद है कुछ टाइम पहले ही उनकी वेडिंग एनिवर्सरी गुजरी है। मिसेस चाओ ने बताया कि वो 2 मंथ पहले ही थी। तो जांगची कहती है कि 2 मंथ पहले तो एक एक्सीडेंट भी हुआ था, क्या उनको उस एक्सीडेंट के बारे में पता है। मिस्टर चाओ ने बहाना बनाया कि उन्हें आइडिया नहीं है। तो जांगची ने कुछ और कहना चाहा पर मिसेस चाओ जल्दी से बोली कि उन्हें अभी अपने हस्बैंड के साथ एक कॉन्सर्ट पर जाना है। नेक्स्ट टाइम जांगची उनको बता कर आए वो उसे डिनर की ट्रीट देंगे। जांगची चुपचाप वहाँ से चली जाती है और चौफन के साथ कार में बैठी अब सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चौफन ने कहा कि हो सकता है मिस्टर चाओ का कोई ट्विन ब्रदर हो और अपने ब्रदर के मरने के बाद वो अपने सिस्टर इन लॉ के साथ अफेयर चला रहा हो। पर जांगची ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने मिस्टर चाओ की सारी इन्फॉर्मेशन चेक की थी, उनका कोई ब्रदर नहीं। तो चौफन को लगा कि शायद फिर उसने अपने लवर की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली होगी। पर जांगची बोली कि अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई जिससे एक पर्सन का फेस चेंज करके दूसरे पर्सन से पूरी तरह से आइडेंटिकल बनाया जा सके। मिस्टर एंड मिसेस चाओ को वहाँ से जाते हुए देखा और अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तभी मिस्टर चाओ की सोल वहाँ पर आ गई और वो गुस्से से कहते हैं कि वो देख क्या रहे हैं, जल्दी से जाकर उनको चांद से मार दें। जांगची ने मिस्टर चाओ से बात करनी चाहिए और समझाया कि वो ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर चाओ ने कोई बात ही नहीं सुनी और बोले कि अगर वो नहीं करना चाहते तो मिस्टर चाओ खुद कर लेंगे और उनकी गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर तेजी से कार ड्राइव करना स्टार्ट कर दी। जांगची ने मिस्टर चाओ को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने मिसेस चाओ के साथ मिस्टर चाओ को देखा पर वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते थे। चौफन ने अपनी पावर से कार रोकने की कोशिश की पर मिस्टर चाओ कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होते हैं। तो जांगची और चौफन ने चीखते हुए मिस्टर चाओ को बताया कि उस कार में अभी भी मिस्टर चाओ हैं। सुनकर मिस्टर चाओ ने अचानक से ब्रेक लगाई पर उनका एक्सीडेंट हो चुका था। चौफन ने मिस्टर चाओ पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया पर मिस्टर चाओ कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, पहले मिसेस चाओ ने ही उन्हें बिट्रे किया था।
तभी जांची ने देखा कि मिसेस चाओ हेल्प के लिए बुला रही हैं। वो जैसे ही अपनी कार से बाहर आई तो मिसेस चाओ रोते हुए कहती हैं कि वो उसे बचा ले, वो दोबारा से उसे नहीं खोना चाहती। जांची उनकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई और जैसे ही उसने कार के पास जाकर देखा तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाते हैं, क्योंकि कार में एक रोबोट था। मिसेस चाओ ने उनको अपनी स्टोरी के बारे में बताया। ये स्टोरी 1 मंथ पहले स्टार्ट हुई। मिस्टर चाओ के जाने के बाद वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने मिस्टर चाओ से आइडेंटिकल रोबोट बनवा लिया जो हमेशा उनके साथ रह सके। उनको अपने पास रखने का यही एक तरीका था। मिस्टर चाओ की सोल उनके सामने आ जाती है और अब उनका सारा हेट्रेड खत्म हो गया। मिसेस चाओ ने जाकर उनको हग कर लिया और मिस्टर चाओ से कहने लगी कि वो कहाँ जा रहे हैं, उन्हें भी अपने साथ ले जाएं। और मिस्टर चाओ ने मिसेस चाओ से कहा कि उसे अच्छे से अपनी लाइफ गुजारनी होगी और वहाँ से डिसअपियर हो गए। और वो रिपोर्ट शाओपाओ ये सब देख लेता है और सैड हो गया कि वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट था। मिसेस चाओ वापस आई तो वो रोबोट भी वहाँ से गायब हो चुका था। चाओफन ने बताया कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो लोग उसे वापस ले गए हैं। ये सुनकर मिसेस चाओ भागते हुए जल्दी से उनके पीछे ही चली गई। वो लोग शाओपाओ के सारी मेमोरीज खत्म करके उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। मिसेस चाओ ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वहाँ पर खड़ा हुआ डॉक्टर बताता है कि मिसेस चाओ को रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। वो मिस्टर चाओ नहीं बल्कि उनका सब्स्टिट्यूट है। ये सुनकर जांची को रियलाइज हुआ कि वो भी चाओफन को शायद लूमिंग का सब्स्टिट्यूट समझ रही है। मिसेस चाओ बैक करने लगी कि वो उसकी मेमोरी खत्म ना करे, पर डॉक्टर ने इंसिस्ट किया तो जांची जल्दी से वो लैपटॉप उठाकर वहाँ से भाग जाती है। गार्ड्स ने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया, पर चाओफन ने जांची से कहा कि वो उसकी आइज बनेगा और उसका हाथ पकड़कर भागने लगा। जांची को ये सुनकर लूमिंग याद आया जो उसकी आइज पर हाथ रखकर अपने साथ लेकर जा रहा था और जांची से कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, लूमिंग उसकी आइज बनेगा। कार के पास पहुंचकर चाओफन जांची पर गुस्सा करता है कि वो ये सब कैसे कर सकती है, क्या उसे पता भी है कि उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। जांची को तो उसमें बस लूमिंग ही नजर आ रहा होता है। दूसरी तरफ मिसेस चाओ शाओपाओ को भी बाहर ले आई थी। डॉक्टर भी वहाँ पर आ गया और वो रोबोट रोते हुए मिसेस चाओ से कहता है कि इसका मतलब वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट था। डॉक्टर ये देखकर हैरान हो गया कि एक रोबोट कैसे रो सकता है। मिस्टर चाओ भी वहाँ पर आ गए और वो मिसेस चाओ और उस रोबोट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, पर शाओपाओ ने मिसेस चाओ से कहा कि वो उन्हें जाने दें, वैसे भी वो उसे प्यार नहीं करती। मिसेस चाओ भी समझ गई कि अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। वो मिस्टर चाओ से कहती हैं कि उन्हें शाओपाओ को जाने देना चाहिए। वैसे भी वो शाओपाओ से नहीं बल्कि मिस्टर चाओ से प्यार करती हैं, जो 18 ईयर से उनके साथ है, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया और हर एनिवर्सरी पर उसके लिए गिफ्ट लेकर आते थे। और फिर मिसेस चाओ रोते हुए मिस्टर चाओ से कहती हैं कि उन्हें भी वहाँ चले जाना चाहिए जहाँ वो बिलोंग करते हैं। मिस्टर चाओ ने उनकी बात मान ली और फिर वहाँ से डिसअपियर हो गए। अब जांची चाओफन के साथ स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है। उसने चाओफन को भी स्ट्रॉबेरी जूस पीने के लिए दिया और चाओफन उसे लव के बारे में बात करने लगा, पर जांची को उसमें अभी भी सिर्फ लूमिंग ही नजर आ रहा था। चाओफन उसे कहता है कि क्या सच में दो आइडेंटिकल फेसेस के बीच में लव ट्रांसफर हो सकता है? अगर सच में ऐसा हो तो दूसरे पर्सन के साथ बहुत ज्यादा अनफेयर होगा। जांची उसकी बात सुनकर दिल में सोचती है कि वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अगर सिर्फ वो सिमिलर फेसेस पर रिलाई करके प्यार करने लगे तो उस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा अनफेयर होगा। चाओफन ने जांची से कहा कि आज उसने इतने अच्छे से परफॉर्म किया तो क्या उसे रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, और फिर वो जांची को किस कर देता है। जांची भी उसे किस करने लगी और फिर थोड़ी देर बाद चाओफन से कहा कि उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा। चाओफन उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। जांची ने उसे बताया कि लास्ट टाइम भी जब उसने चाओफन को किस की थी तब उसे कुछ भी फील नहीं हुआ, क्योंकि वो उसे लाइक नहीं करती और ना ही उसे लाइक करने के लिए खुद को फोर्स कर सकती है। जांची नहीं चाहती थी कि उसे लूमिंग समझकर वो चाओफन को हर्ट करे। चाओफन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो गया, पर वो जांची से कहता है कि वो समझ गया और जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया, पर तभी जांची बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने जल्दी से जांची का फोन उठाया और उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर कॉल कर दी। जांची को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में होती है। उसके पास एक ओल्ड मैन बैठा होता है जो उसके लिए एप्पल पील कर रहा था, पर जांची उसको नहीं जानती थी। जांची ने उसे पूछा कि वो कौन है, पर उसने बताया कि वो कुछ देर में चला जाएगा और जांची को खाने के लिए एप्पल दे दिया। चाओफन पास ही सोफे पर बैठा सो रहा होता है। तभी जांची की मदर मिसेस सू वहाँ पर आ गई। उन्होंने जांची के हाथ से एप्पल छीन लिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो क्लीन नहीं है और जांची से कहा कि उसे अनक्लीन चीजें नहीं खानी चाहिए। जांची ने बताना चाहा कि वो अनक्लीन नहीं है बल्कि उसे एक अंकल ने दिया है, और जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और जांची को लगा कि वो भी एक वॉन्डरर सोल होगी। मिसेस सू को लगा कि जांची कुछ ज्यादा ही बीमार हो गई है। जांची हैरान हुई कि वो सोल अभी तो वहाँ पर थी और रुककर आसपास देखने लगी, और फिर वो चाओफन से पूछती है कि क्या उसने उस ओल्ड मैन को देखा। चाओफन ने कहा कि उसने नहीं देखा, और फिर जांची ने पूछा कि वो बेहोश कैसे हो गई थी, तो चाओफन ने कहा कि शायद वहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा थक गई थी इसीलिए बेहोश हो गई। फिर जांची गुस्से से पूछने लगी कि क्या उसी ने मिसेस सू को कॉल की थी। चाओफन ने बताया कि उसके अलावा उसे और कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं मिला। मिसेस सू जांची को इस तरह हवा से बातें करते देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। उन्हें लगा कि उसे किसी इवल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है, पर जांची कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है।
मिसेस सू ने उसे बेड पर बिठा दिया और बोलेंगे उन्हें पता चला है वो एक फोरेंसिक डॉक्टर बन गई है। लड़कियों के लिए इस तरह की जॉब बिल्कुल भी अच्छी नहीं, वहाँ पर सिर्फ डेड बॉडीज होती हैं। चांची ने उनको समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। मिसेस सू से डांटने लगी कि वो उनकी कोई बात नहीं सुनती। मिसेस सू ने उसे रोका था कि वो लूमिन से शादी ना करे, तब भी उसने बात नहीं सुनी और नतीजा क्या हुआ अब वो रिग्रेट कर रही है। ये सुनकर चौफन जेलस होने लगा और सोचता है कि चांची की किससे शादी हुई होगी। मिसेस सू ने लूमिन की सारी पिक्चर्स कलेक्ट की जो चांची के पास थी और फिर उन सबको जला देती हैं। चौफन की नजर जैसे ही उन पिक्चर पर पड़ी तो उसे फ्लैशबैक याद आया कि चांची ने अपने घर पर उसे वो पिक्चर देखने से रोक दिया था और वो समझ जाता है कि वो भी सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। चांची ने मिसेस सू से कहा कि वो हमेशा ऐसे ही करती रहती हैं, पता नहीं उसके फादर ने उन्हें कैसे बर्दाश्त किया होगा। मिसेस सू जल्दी से बोली कि उसके फादर बहुत अच्छे पर्सन थे, हर कोई उन जैसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। चांची ने पूछा कि वो किसकी बात कर रही हैं, और मिसेस सू ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा कि उसे बड़ों के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी चांची को वो ओल्ड मैन फिर से नजर आता है। वो भागते हुए बाहर गई पर वो वहाँ से जा चुका था। मिसेस सू ने आकर चांची से कहा कि वो हमेशा इतनी केयरलेस रहती है। मिसेस सू जब चली जाएंगी तो वो क्या करेगी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि मिसेस सू कहाँ जाने वाली हैं। तो मिसेस सू ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें एक फ्यूनरल अटेंड करने के लिए विलेज जाना है। और फिर अगले सीन में चांची मिसेस सू के साथ फ्यूनरल अटेंड करने के लिए चली जाती है। मिसेस सू रिस्पेक्ट पे करने के लिए चली गई और चॉपर ने चांची से पूछा कि क्या उसके कोई रिलेटिव्स हैं जिनका फ्यूनरल है, पर चांची को खुद भी नहीं पता था। चांची को वहाँ पर उसी ओल्ड मैन की पिक्चर नजर आई जो उसके सामने आया था। मिसेस सू नील डाउन करके रोने लगी और अपने फादर से बात की तो चांची शॉक हो गई कि वो पर्सन एक्चुअल में उसका ग्रैंडफादर है। चॉपर ने कहा कि क्या वो अपने ग्रैंडफादर को भी नहीं पहचानती, तो चांची ने बताया कि उसके मदर ने कहा था उसके ग्रैंडफादर की डेथ उसकी बर्थ से पहले ही हो गई थी। ग्रैंडपा की सोल वहाँ पर भी आ जाती है। तभी जल्दी हुई कैंडल अचानक से पूछ गई तो एक औरत ने मिसेस सू से कहा कि शायद उनके फादर की सोल अनईजी थी। मिसेस सू बहुत ज्यादा रोने लगी और ग्रैंडपा से पूछती हैं कि क्या उन्होंने अभी तक उन्हें माफ नहीं किया। चांची मिसेस सू के पास गई तो मिसेस सू ने उसे जल्दी से काउट आउट करने को कहा। चांची ने रिस्पेक्ट पे करने के बाद मिसेस सू से क्वेश्चन किया कि उन्होंने तो कहा था उसके ग्रैंडफादर की डेथ उसके बर्थ से पहले ही हो गई थी। तो हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब मिसेस सू कॉलेज में थी और उन्होंने अपने फादर को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो उनके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि अभी वो बहुत यंग थी और उनका ब्राइट फ्यूचर खत्म हो सकता था। मिसेस सू ने जब बताया कि वो मिस्टर सू को लाइक करती हैं, तो ग्रैंडपा उन पर और ज्यादा गुस्सा करने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि मिस्टर सू बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। मिसेस सू ने गुस्सा किया कि वो मिस्टर सू से प्यार करती हैं। उनके फादर ने गुस्से से उन्हें घर से निकाल दिया और मिसेस सू उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और मिसेस सू के रिग्रेट के बारे में सुनने के बाद चांची ने उन्हें बताया कि वो अपने ग्रैंडफादर को देख सकती हैं, वो अभी भी वहाँ पर खड़े हैं, पर मिसेस सू ग्रैंडपा को नहीं देख पाई। चांची काफी ज्यादा हैरान होती है और चौफन से रीजन पूछी तो चौफन ने कहा कि उसने पहले ही बताया था दोनों पार्टीज फीलिंग होनी चाहिए। और चांची हैरान होती है कि उसकी मदर ग्रैंडपा से मिलना क्यों नहीं चाहती। ये देखकर ग्रैंडपा टेबल के पास गए, वो कैंडल फिर से जलाई और एक एप्पल उठाकर पील करने लगी और कट करके मिसेस सू को देते हैं। इस बार मिसेस सू ने ग्रैंडपा को देख लिया। मिसेस सू बहुत ज्यादा रोने लगी और ग्रैंडपा को बताती हैं कि वो उनसे मिलने के लिए आना चाहती थी जब उनकी मिस्टर सू से शादी हुई, जब चांची इस दुनिया में आई तब भी, जब चांची की फर्स्ट बर्थडे थी तब भी, और जब चांची यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट हुई तब भी, लेकिन वो नहीं आ पाई। ग्रैंडपा ने इसकी रीजन पूछी तो मिसेस सू बताती हैं कि जब वो उन्हें छोड़कर चली गई थी तब उन्होंने अपने फादर को रोते हुए देखा। वो जिंदगी में फर्स्ट टाइम रोए थे और उस दिन मिसेस सू को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने फादर को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है और शायद वो कभी भी उन्हें माफ ना करें। ग्रैंडपा ने मिसेस सू को बताया कि ये उनकी गलती थी। उन्हें लगता था कि ग्रेजुएशन के बाद मिसेस सू और भी ज्यादा खुश रह पाएंगी। मिसेस सू ने ग्रैंडपा को हक कर लिया और फिर ग्रैंडपा की सोल वहाँ से गायब हो जाती है। चौफन ने चांची से कहा कि उन्हें मिसेस सू को कुछ टाइम देना चाहिए और फिर उसे लेकर बाहर आ गया। चांची नहीं चाहती थी कि उसकी लाइफ में कोई रिग्रेट रहे, इसलिए वो चौफन को लूमी के बारे में सच बताने लगी, पर तभी उन्हें किसी और के रोने की आवाज सुनाई देती है। चौफन ने चांची से कहा कि हो सकता है वहाँ उन्हें कोई और सोल मिल जाए और फिर उसकी मेमोरी जल्दी वापस आ जाएगी। वो चांची को लेकर जल्दी से उस रूम में एंटर हो गया, पर वहाँ पर अपनी ही पिक्चर देखकर वो हैरान हो जाता है। चांची ने सोचा कि इस दुनिया में सच में बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले पर्सन हो सकते हैं और फिर वो चौफन से कहती है कि ये जरूर उसकी फैमिली होगी, क्या वो उनको पहचानता है, पर चौफन ने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं। चांची चौफन की मदर मिसेस लू के पास गई और उन्हें बताती हैं कि वो चौफन की फ्रेंड है और चौफन को वहाँ पर लेकर आई है, पर मिसेस लू को उसकी बात मजाक लगी।
जांची ने पूछा कि क्या वो चौफन को नहीं देख सकती, पर मिसेस लू गुस्से से बोली कि वो विजिट करने के लिए आई और उन्होंने जांची का गिफ्ट रिसीव कर लिया है, अब उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। जांची हैरान हुई कि वो चौफन को देख क्यों नहीं पा रही। चौफन ने कहा कि वो विलिंग नहीं है और ये सुनकर जांची और भी ज्यादा हैरान होती है कि उसकी अपनी ही मदर विलिंग क्यों नहीं होगी। चौफन बोला कि इसका मतलब वो उसकी केयर नहीं करती और जांची को चौफन के लिए बुरा लगा। उसे फ्लैशबैक याद आया जब लुमिंग ने जांची को बताया था कि अब उसके पास सिर्फ जांची है। जांची ने उसकी फैमिली के बारे में पूछा और लुमिंग ने बताया कि उसके फादर की जल्दी डेथ हो गई थी। उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली पर उसके सेकंड फादर की भी डेथ हो गई। उसकी मदर अपनी दूसरी डॉटर के साथ डेट पे करती रही। लुमिंग उनको पैसे सेंड करता था लेकिन उसने उनके पास जाना छोड़ दिया। शायद वो उसे मिलना ही नहीं चाहती क्योंकि वो उसे बर्डन समझती हैं। ये सुनकर जांची ने उसे हक कर लिया। फ्लैशबैक एंड हुआ और जांची ने देखा कि मिसेस लू ने जाते हुए किसी से पैसे लिए हैं और वो जल्दी से उनका पीछा करते हुए बाहर आ गई। चौफन बोला कि मिसेस लू काफी स्मार्ट हैं, पर जांची ने कहा कि उन्हें वो पैसे वापस लेने होंगे क्योंकि वो चौफन की मेमोरीज वापस लाने में उसकी हेल्प करना चाहती थी। पर चौफन ने कहा कि क्या वो सिर्फ ये जानना चाहती हैं कि वो लुमिंग है या नहीं। पर जांची ने कहा कि वो नहीं चाहती चौफन डिसअपियर हो। वो दोनों मिसेस लू के पीछे हॉस्पिटल तक आ गए। मिसेस लू एक डॉक्टर को पैसे देकर अपना काम करवाने की कोशिश कर रही होती हैं, पर डॉक्टर ने कहा कि वो ब्राइब्स नहीं लेते। तभी एक नर्स भागते हुए वहाँ पर आई और बताया कि बेड नंबर 6 के पेशेंट ने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की है। मिसेस लू जल्दी से अपनी डॉक्टर के पास चली गयी। वो शिंचन से कहती हैं कि वो इतनी पागल कैसे हो सकती है, पर शिंचन ने उन पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि वो उसे सुकून से मरने भी नहीं दे रही। मिसेस लू सेट होकर वहाँ से चली गईं और डॉक्टर शिंचन पर गुस्सा करते हैं कि वो अपनी ही मदर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। शिंचन ने डॉक्टर पर गुस्सा किया कि वो लोग बहुत सेल्फिश हैं जो उसे मरने भी नहीं दे रहे और उसे इस तरह की हर्टफुल लाइफ जीने के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर्स के जाने के बाद वहाँ पर जांची और चौफन आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर शिंचन ने पूछा कि क्या वो उस पर स्पाई कर रहे हैं और जांची हैरान हुई कि वो भी चौफन को देख सकती है। चौफन ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि शिंचन के दिल में डेथ का डिजायर है। और फिर शिंचन ने चौफन को देखकर पूछा कि क्या वो सच में उसके मदर का बेटा है और फिर जांची से कहा कि वो चौफन की वाइफ है। पर जांची ने जल्दी से बताया कि वो एक फोरेंसिक डॉक्टर है। तो शिंचन बोली कि वो जल्दी आ गई है क्योंकि इस बार वो मर नहीं पाई। पर जांची बोली कि वो गलत समझ रही है। जांची उससे कुछ क्वेश्चन करना चाहती है। ये बोलते हुए वो साथ वाले बेड पर बैठ गई। शिंचन गुस्सा करने लगी कि जांची को उसके बेड पर बैठने की परमिशन किसने दी। जांची उसके रिएक्शन से कंफ्यूज हुई और जल्दी से उठ जाती है। शिंचन ने कहा कि वो उसे जल्दी मरने का कोई तरीका बता दे, पर जांची ने कहा कि वो कुछ क्वेश्चन करना चाहती है और इससे पहले वो शिंचन को नहीं मरने देगी। पर तभी चौफन को पेन होने लगा तो जांची बहुत ज्यादा परेशान हो गई और जल्दी से चौफन को बाहर ले आती है। जांची चौफन को बाहर ले आई और उसे पता चला कि 5 दिन गुजर चुके हैं और अगर जल्दी उसकी विश पूरी ना हुई तो ये कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो जाएगी। चौफन ने कहा कि उन्हें किसी और वॉन्डरर को ढूंढना चाहिए। जांची अभी भी शिंचन से क्वेश्चन करना चाहती थी पर चौफन कहता है कि इसका फायदा नहीं होगा। शायद वो भी चौफन के बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ जांची ही अब उसकी हेल्प कर सकती है। वो पिछले कुछ दिनों से पास्ट के बारे में सोच रहा है। शायद उसका पास्ट इस काबिल ही नहीं कि वो याद रख पाए, इसलिए वो भूल गया था, पर शायद वो जांची की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। जांची ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा तो चौफन बोला कि वो तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है और जांची से समर के बारे में डिस्कस करने लगा जो एंड होने वाला था। वो लोग वापस शिंचन के पास आए जो भाग गई थी और नर्सिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं। जांची ने सोचा कि अगर वो चली गई है तो उन्हें किसी और वॉन्डरर को ढूंढना चाहिए, पर चौफन ने बताया कि उन्हें शिंचन को ढूंढना होगा। अगर शिंचन को कुछ हो गया तो वो जांची को नहीं बचा पाएगा क्योंकि लास्ट टाइम जांची ही शिंचन से मिली थी और सारा शक उस पर चला जाएगा। दूसरी तरफ शिंचन डोंगरी के साथ होती है। डोंगरी ने उसके लिए बीच की एनवायरनमेंट क्रिएट की और शिंचन आगे बंद किए फील करने की कोशिश कर रही होती है। फिर डोंगरी ने उसे फेक ब्लू टीयर्स दिखाए और फिर वो दोनों सोचते हैं कि काश ये सब सच होता। थोड़ी देर में वहाँ पर जांची और चौफन आ जाते हैं जो उन दोनों को देखने लगे। डोंगरी ने शिंचन से कहा कि अब उसे वापस चले जाना चाहिए। नर्सिस को अगर वो ना मिली तो वो सब परेशान हो जाएंगे। शिंचन ने डोंगरी के बारे में पूछा तो वो बोला कि वो कहाँ जा सकता है, वैसे भी अब वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। शिंचन ने पूछा कि क्या वो फ्यूचर में उसे मिल सकती है तो डोंगरी ने बोला कि जाहिर सी बात है वो अभी तक कोकोनट बीच पर ब्लू टीयर्स देखने के लिए नहीं जा पाए। जांची समझ गई कि शिंचन ने उसे डोंगरी के बेड पर ही बैठने से मना किया था। फिर वो दोनों के पास गई तो शिंचन उनको देखकर घबरा जाती है और जल्दी से डोंगरी को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और चौफन ने बताया कि वो वॉन्डरर सोल से मिलने के लिए आए हैं जो कि डोंगरी है। जांची ने डोंगरी से पूछा कि क्या उसकी लाइफ में कोई रिग्रेट है क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, पर शिंचन उस पर गुस्सा करने लगी कि वो डोंगरी के पीछे क्यों आए हैं, क्या लिविंग पर्सन की लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं होते। तो जांची ने कहा कि लिविंग पर्सन के पास चांस होता है कि अपने रिग्रेट को ठीक कर सके, पर डेड के पास नहीं होता। उसकी बात सुनकर शिंचन को एहसास हुआ कि पहले उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा और जांगी
से पूछती है कि क्या उसे ट्रबल से डर लगता है। इसी में जांची उन तीनों को लेकर कोकोनट आइलैंड पर जा रही होती है ताकि शिनचैन और डोंगरी अपना रिग्रेट दूर कर सकें। शिनचैन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब वो और डोंगरी हॉस्पिटल के रूम में प्ले कर रहे होते हैं। डोंगरी ने उसे ब्लू टीयर्स के बारे में बताया, वो वहाँ पर जाना चाहता था। वहीं उनकी फ्रेंडशिप हुई और उन्होंने वहाँ पर एक साथ जाने का सोचा। वो लोग बीच पर पहुंच जाते हैं। शिनचैन ने पूछा कि क्या सच में उन्हें ब्लू टीयर्स नजर आएंगे। तो डोंगरी खड़ा होकर चीखते हुए बताने लगा कि वो ब्लू टीयर्स को देखने के लिए आया है। उसने हमेशा बुक्स में इसके बारे में रीड किया था और वहाँ पर आना चाहता था, पर उसकी मदर उसे हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले गई। उसके बाद से वो हमेशा हॉस्पिटल में रहा और वहाँ आने का मौका ही नहीं मिला। और शिनचैन भी खड़े होकर चीखने लगे कि वो ब्लू टीयर्स को देखने के लिए आए हैं। जांगची और चाओफन दूर खड़े उनको देख रहे होते हैं। उनके रिग्रेट्स को देखने के बाद चाओफन ने जांगची से पूछा कि क्या उसकी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं। जांगची ने कहा कि काश वो लिविंग पर्सन के दिल को पढ़ सकते। तभी चाओफन को सब कुछ याद आने लगा और वो जांगची से कहता है कि उसके दिल में भी वही रिग्रेट है जो जांगची के दिल में है। जांगची उसके बात सुनकर कंफ्यूज हो गई और इससे पहले ही चाओफन उसे किस कर देता है। नेक्स्ट डे चाओफन की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगी क्योंकि आज 6th डे था और अभी तक उसकी विश पूरी नहीं हुई थी। जांगची ने जब ये देखा तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी। वो भागते हुए डोंगरी के पास जाती है और चीखते हुए बोली कि उसने अपनी विश पूरी कर ली है, तो फिर वो डिसअपियर क्यों नहीं हो रहा। शिनचैन ने जब उसको इस तरह से करते देखा तो वो उसको रोकने की कोशिश करती है। जांगची चीखते हुए बोली कि क्या सिर्फ उनकी लाइफ में रिग्रेट हो सकते हैं या जांगची की लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं। और फिर अचानक से उसे उस एक्सीडेंट का फ्लैशबैक याद आता है। उसे पता चला कि उसके सामने जितने भी वॉन्डरर्स आए हैं वो वही लोग हैं जिनकी उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, पर उनमें चाओफन क्यों नहीं है। वो और भी ज्यादा कंफ्यूज होने लगी। तभी चाओफन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और जांगची से पूछा कि क्या वो सच जानना चाहती है और जानना चाहती है कि चाओफन कौन है। जांगची ने हाँ कहा तो चाओफन बोला कि फिर वो सब कुछ याद करने में उसकी हेल्प करेगा। उसने जांगची का हाथ पकड़ लिया और साथ ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जांगची चाओफन के साथ कोकोनट बीच पर आई थी और वहाँ पर मिट्टी खोदते हुए उन्होंने वो बॉक्सेस निकाले जिसमें उन्होंने अपनी विशेष राइट करके लिखी थी। लुमिंग को समझ नहीं आई कि जांगची ये सब क्यों करना चाहती है। जांगची ने बताया कि वो देखना चाहती है जब वो उसका बॉयफ्रेंड था तो उसने क्या विश मांगी थी। फिर उसने लुमिंग का नोट ओपन करके देखा। इसमें लिखा हुआ था कि वो चाहता है जांगची की लाइफ 1000 इयर्स हो जाए। फिर लुमिंग ने जांगची का नोट रीड किया जिसमें लिखा था कि वो 1000 टाइम लुमिंग से प्यार करना चाहती है। लुमिंग बोला कि 1000 टाइम की जरूरत नहीं, एक बार ही बहुत है और फिर वो हमेशा जांगची से प्यार करेगा। फिर वो दोनों वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में सामने से आती बस से उनका एक्सीडेंट हो गया और लुमिंग जल्दी से जांगची के आगे आकर उसका प्रोटेक्ट करता है। उसमें बताया गया कि उस एक्सीडेंट में सब लोगों की जान चली गई, सिर्फ एक पर्सन ही जिंदा बचा जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स बोल रही होती हैं कि जांगची के दिमाग पर बहुत गहरी चोट लगी है और शायद अब उसका माइंड रियलिटी और फैंटेसी के बीच डिफरेंशिएट ना कर सके। फ्लैशबैक एंड हो गया और चाओफन से जांगची को पता लगा कि वही लुमिंग है। उसके डेथ के बाद जांगची ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लिया जिसमें उसे लगा कि लुमिंग ने उस पर चीट किया है और वो कहीं चला गया है ताकि उसे हमेशा लगे कि लुमिंग अभी भी जिंदा है। ये सब जानकर जांगची बहुत ज्यादा रोने लगी। चाओफन ने उसे हग कर लिया और बताता है कि वो लोग जांगची की वजह से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद इसे उसका भी रिग्रेट कंप्लीट हो जाए। तो वो जांगची से प्यार करता है और आखिरी बार उसको देखे बगैर नहीं मरना चाहता था। जांगची को अपने और लुमिंग के सारे फ्लैशबैक याद आने लगे। उसको लगता है कि इससे तो अच्छा था वो हमेशा यही समझती रहती कि लुमिंग उसे प्यार नहीं करता। पर चाओफन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमेशा सिर्फ उसी से प्यार करेगा, चाहे उनका कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन आखिरी सांस तक वो जांगची से प्यार करता रहेगा। उसके बाद लुमिंग वहाँ से गायब हो गया और जांगची ने आंखें खोली तो सामने बैठे हुए डॉक्टर ने पूछा कि क्या अब उसे सब कुछ याद आ गया। जांगची ने देखा कि वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास बैठी है। उसने बताया कि रियल और फैंटेसी वर्ल्ड को मिलाकर उसे वो मेमोरीज दिखाई गई हैं ताकि वो फैंटेसी को डिफरेंशिएट कर सके। जांगची को एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ उसकी बनाई गई इमेजिनेशन थी। अब वो मूव ऑन करना चाहती थी, इसलिए अपने उस फोन को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। वो मिसेस लू से मिलने के लिए गई और उन्हें लुमिंग की डेथ के बारे में बताया। वो थोड़ी सैड हो जाती हैं। उन्हें लगा था कि शायद वो उनसे कभी मिलना ही नहीं चाहता। फिर वो शिनचैन के पास जाती है और शिनचैन ने पूछा कि लुमिंग उसे मिलने क्यों नहीं आया, क्या वो उसे लाइक नहीं करता। तो जांगची ने बताया कि लुमिंग ने अभी भी उसकी मेमोरी संभाल कर रखी हैं, इसीलिए वो उसको ढूंढ पाई थी। शिनचैन ने उसे अपने ड्रीम के बारे में बताया जिसमें वो कोकोनट आइलैंड पर गई थी। जांगची बाहर आ गई और उसे लुमिंग याद आने लगा। हम लोग बाकी कैरेक्टर्स को देखते हैं। जिया ने शिंगलो को प्रपोज किया और उसे हक करके दिल में सोचा कि काश ये सब वो पहले कर लेता तो उसकी जिंदगी में कोई रिग्रेट ना बचता। दूसरी तरफ शाओ मंगतियन से शादी कर रहा होता है। मिस्टर चाओ का रोबोट शाओपाओ मिसेस चाओ के लिए गिफ्ट लेकर आया और दिल में सोचा
सोचा कि वो मिस्टर चाओ के लिए मिसेस चाओ का ख्याल रखेगा। चांगची अब हॉस्पिटल में होती है और उसकी मदर डॉक्टर से बात कर रही थी। उसके ग्रैंडपा जिंदा होते हैं, वो सब बस उसका वहम था। उसकी मदर वापस आ गई और अब उनके भी सारे रिग्रेट खत्म हो गए थे। चांगची ने उनके साथ एक पिक्चर बना ली। एंड पर हम शिनचैन को देखते हैं जो कोकोनट आइलैंड पर बैठी ब्लू टीयर्स का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद डोंगरी एक टीम के साथ वहाँ पर आया और शिनचैन ने जैसे ही उसे देखा तो वो जल्दी से उसे हग कर लेती है और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो गई।